So today we will discuss chapter 4, that is p block elements. You know that p block elements are those elements in which the valence electron enters in p orbital. They are called p block elements, elements from group 3. Yes, Shehryar. Alright, at the end of the class you can ask me you can clear the doubts as well. Okay. p block elements में ग्रुप 3 से लेकर जो है वो ग्रुप 8 तक के एलिमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। उनके बारे में हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले 3A ग्रुप में बात करें तो बोरॉन एक कंपाउंड होता है, तो बोरॉन के कंपाउंड को डिस्कस करते हैं, दैट इज बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड्स जो है दे आर एक्चुअली द वीक लेविस एसिड्स। वीक एसिड्स होते हैं पहली बात तो, और साथ में लेविस एसिड होते हैं। लेविस एसिड किसे कहते हैं कि जो ऐसे एसिड्स लेविस एसिड कहलाते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकें, वो कहलाते हैं लेविस एसिड। चूंकि बोरॉन जो कंपाउंड है यस ईमान अफसर, लास्ट लेक्चर में असल में वो जस्ट नोमेनक्लेचर थी ना, इसके लिए मैंने उसको जो है वो अपलोड नहीं किया था। वो ज़्यादा प्रैक्टिस वाली चीज़ कराई थी मैंने, तो जाहिर सी बात है कि वो फिर अपलोड करने की नीड नहीं थी। उसमें मैंने फाइल सेंड कर दिया था प्रैक्टिस वाली जो थी व्हाट्सएप पर, तो आप खुद उसको कर लें सॉल्व। तो लेक्चर नहीं था वो, लास्ट के 2 लेक्चर में। तो फिर इस तरह से क्या है कि बोरिक एसिड्स जो है दे आर एक्चुअली द वीक लेविस एसिड्स, ठीक है। और लेविस एसिड किसे कहते हैं? लेविस एसिड मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। अब चूंकि बोरॉन है, BOH3 बोरिक एसिड होता है, तो बोरॉन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ड्यू टू द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, so बोरिक एसिड्स आर कॉल्ड लेविस एसिड्स, ठीक है। अच्छा, बोरिक एसिड 3 टाइप के होते हैं। एक ऑर्थोबोरिक एसिड होता है, यस ईमान अफसर, दोनों क्लासेस में नोमेनक्लेचर ही किया था हमने, लास्ट क्लास में भी, उससे पहले भी, और चैप्टर 6 जो है वो डिस्कस किया था, तो उसका लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ, सही है। थ्योरेटिकली 6 के बाद डायरेक्ट हम 4 पे आ रहे हैं, ये 4 अभी स्टार्ट किया। ठीक है, यस ऑर्थोबोरिक एसिड होता है, एक होता है मेटाबोरिक एसिड और एक होता है पायरोबोरिक एसिड। तो ऑर्थोबोरिक एसिड होता है H3BO3, या इसको BOH3 भी हम लिख सकते हैं। मेटाबोरिक एसिड होता है HbO2, और पायरोबोरिक एसिड या टेट्राबोरिक एसिड होता है H2B4O7। ये तीनों एसिड्स होते हैं, तीनों के तीनों ही बोरिक एसिड्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं उसके, ठीक है। ऑर्थो, मेटा और पायरो या फिर टेट्रा, सही है। देन प्रॉपर्टीज़ क्या होती है बोरिक एसिड की कि ये सॉफ्ट होता है, ठीक है, बोरिक एसिड, और वाइट कलर का होता है, और उसके क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल्स इसके होते हैं। इसका जो क्रिस्टल हैबिट है, क्रिस्टल सिस्टम है, वो ट्राइक्लिनिक होता है, ठीक है। और इसके अलावा सॉलेबल इन स्पेरिंगली सॉलेबल, लेस सॉलेबल होता है कोल्ड वाटर में, और हॉट वाटर में जो है वो फास्ट या रीडली सॉलेबल होता है। ये बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक होता है, मतलब एंटीसेप्टिक से मुराद ये कि जम्स वगैरह को मार किलिंग करने की सलाहियत रखता है, इसलिए हम उसको आई वॉश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई ड्रॉप्स वगैरह में इस्तेमाल होता है बोरिक एसिड। जब आँख आ जाती है या शोबे चश्म आ जाता है, तो उसमें भी बोरिक एसिड के ड्रॉप्स को इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से बोरिक एसिड को टाइट्रेट जब हम करते हैं, टाइट्रेशन के दौर में जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो टाइट्रेशन करने के लिए ग्लिसरीन के प्रेजेंस में इसको टाइट्रेट किया जाता है, जब भी हम इसकी टाइट्रेशन करते हैं। तो या इफेक्ट ऑफ हीटिंग याद रखें कि क्या है इफेक्ट होता है हीटिंग का बोरिक एसिड पर, कि H3BO3 है, अगर आप उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप उसको हीट करेंगे, तो यहाँ से एक एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा H2O का, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जब एक H2O यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पर फिर बच जाएगा आपके पास HbO2, ठीक है। इस तरह से अगर 140 डिग्री पर हीट करेंगे, तो दैट्स बात है H2O तो निकल नहीं सकता HbO2 से, तो 4 मॉलिक्यूल्स HbO2 के इस्तेमाल होंगे मेटाबोरिक एसिड के। और जब एक H2O यहाँ से अगर हम इसको एलिमिनेट कर देंगे एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा कि ये मेटाबोरिक एसिड से कन्वर्ट हो जाएगा टेट्राबोरिक एसिड में, जिसको हम पायरोबोरिक एसिड भी कहते हैं। तो फिर टेट्राबोरिक एसिड में दोबारा अगर आप इसको रेड हॉट हीट करें 240 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो फिर एक और वाटर मॉलिक्यूल इसका जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से, और आखिरकार ये कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास जो एनहाइड्रस होता है,
और ये कंपाउंड कहलाता है, इस कंपाउंड को हम बोरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, और ये कंपाउंड बोरिक एनहाइड्राइड भी कहलाता है, या बोरॉन एनहाइड्राइड भी कहलाता है। ठीक है, तो ये इफेक्ट ऑफ हीटिंग है, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास एक सॉल्ट होता है बोरेक्स, बोरिक एसिड का सॉल्ट होता है बोरेक्स, जिसको हम सोडियम टेट्राबोरेट भी कहते हैं। Na2B4O7.10H2 इसका फॉर्मूला होता है। इसी का मिनरल नेम होता है टिंकल, भी इसको कहा जाता है। ठीक है, टिंकल, सोडियम टेट्राबोरेट या बोरेक्स एक ही बात है। तो बोरेक्स जो हासिल किया जाता है प्रिपरेशन में, इसको नॉर्मली हम कोलेमेनाइट से हासिल करते हैं। कोलेमेनाइट के साथ रिएक्शन होता है जब, तो उस सूरत बोरिक एसिड का, तो फिर उससे हम इसको हासिल करते हैं। कोलेमेनाइट की फॉर्मूला याद रखें, Ca2B6O11.5H2। इसी तरह फॉर्मूला ऑफ कोलेमेनाइट सोडियम। अच्छा, ये जो बोरिक एसिड होता है ये एक बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड मिला होता है, तो फिर जाहिर सी बात है कि बेसिक सॉल्ट इसलिए कहलाता है। बोरेक्स को इस्तेमाल किस लिए करते हैं? पायरेक्स और जीना ग्लास को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जो हार्ड ग्लास होते हैं, जो कि हीट रेजिस्टेंट होते हैं। बोरोसिलिकेट गिलास उसको कहा जाता है, जिससे हम टेस्ट ट्यूब्स और बीकर्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, और इस तरह से बोरेक्स को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बस इसको, इस पॉइंट को आप छोड़ दें, देयर इज नो नीड ऑफ रिमेम्बरिंग दिस पॉइंट। ये बोरेक्स बीट टेस्ट, ये भी आप छोड़ दें। तो ये बोरिक एसिड के बाद नेक्स्ट हमारे पास 3A ग्रुप में टॉपिक होता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के ओर्स याद रखें कि एल्यूमिनियम जो होता है, वैसे तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये अपने इसके अंदर, अर्थ के अंदर जो मेटल सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है वो एल्यूमिनियम ही है। और एल्यूमिनियम डिफरेंट तरह के ओर्स से ज़मीन में निकलता है, तो इसके कुछ सिलिकेट ओर्स होते हैं। सिलिकेट और मतलब जिसमें सिलिका होता है, जिसमें काओलिन है, पोटाश, फेल्सपार है और मिका है। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं ये इसके सिलिकेट ओर्स हैं। इन तीनों में आप देख सकते हैं कि सिलिका जो है वो मौजूद है। तो ये फॉर्मूले, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूले, दैट इज काओलिन, फेल्सपार और मिका। काओलिन को हम चाइना के लिए भी कहते हैं, और ये इस्तेमाल किया जाता है चाइना डिश वगैरह को बनाने में। इस तरह फेल्सपार एक जो है वो आप जानते हैं कि इसको हम टाइल्स वगैरह, ग्लेस टाइल को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और जो मिका होता है वो वो एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, और उसको हम इस्तेमाल करते हैं कटआउट्स वगैरह को बनाने के लिए, तो कि करंट इससे पास नहीं होता। इस तरह फ्लोराइड और में हमारे पास है क्रायोलाइट, जिसमें फ्लोरीन मौजूद हो। सल्फेट और में हमारे पास होता है एलोनाइट। एलोनाइट का पूरा फार्मूला जो है वो पोटेशियम की तरह होता है, बस लास्ट में 24H2O के बजाय 4 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। इस तरह एक हमारे पास ऑक्साइड और है, काफ़ी मतलब दैट इसमें बॉक्साइट है, गिब्बिसाइट है, डायास्पोर है और कोरंडम है। ये सब के सभी Al2O3 होते हैं, लेकिन इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तादाद जो है वो सब में अलग होती है। इस तरह से चार हमारे पास जो है वो ऑक्साइड ओर्स आते हैं एल्यूमिनियम के, दैट इज बॉक्साइट, गिब्बिसाइट, डायास्पोर एंड कोरंडम। अच्छा, कोरंडम जो होता है Al2O3, ये डिफरेंट कलर्स में हमारे पास अवेलेबल होता है। ग्रीन कलर का होता है, तो उसको, उस पत्थर को ज़मीन से जब निकलता है तो उसको एमेरल्ड कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जब रेड कलर का निकलता है तो उसको फिर हम कहते हैं रूबी। इस तरह से जब ये जो है वो ब्लू कलर का जब निकले तो उसको फिर हम लोग कहते हैं सफ़ायर, उर्दू में हम लोग उसको कहते हैं नीलम। ठीक है, इस तरह से जब ये येलो कलर का निकलता है कोरंडम, तो उसको हम कहते हैं टोपैज या पुखराज। तो ये उसके डिफरेंट आपको ओर्स मैंने बताएं। जब एल्यूमिनियम मेटल को जब हासिल किया जाता है ज़मीन के अंदर से, तो बॉक्साइट ओर के थ्रू नॉर्मली हम हासिल करते हैं। और बॉक्साइट और जो है वो असल में फिर क्या होता है कि ज़मीन से जब निकलता है तो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उसकी प्योरीफिकेशन सबसे पहले तो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है। इम्प्योरिटीज़ को हम गैंग पार्टिकल्स भी कहते हैं, गैंग्यू पार्टिकल्स कहते हैं, या इम्प्योरिटीज़ कह सकते हैं। तो Fe2O3 और सिलिका, कभी कभार ये दोनों ही एज इम्प्योरिटी मौजूद होते हैं, कभी कभार इन दोनों में से कोई एक इम्प्योरिटी के तौर पर मौजूद होता है। अगर दोनों ही इम्प्योरिटी के तौर पर मौजूद हों तो फिर उस वक्त हम हॉल्स मेथड को फॉलो करते हैं, और उसमें हम बॉक्साइट और का रिएक्शन कराते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ। अगर Fe2O3 जस्ट मौजूद है इम्प्योरिटी में, तो फिर हम बायर्स मेथड फॉलो करते हैं, और उसमें हम बॉक्साइट और का रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। और अगर सिलिका मौजूद हो सिर्फ एज ए इम्प्योरिटी, तो ये वाइट बॉक्साइट होता है, वाइट कलर का। फिर हम उसको रिमूव करने के लिए सरपेक्स मेथड को इस्तेमाल करते हैं, और उसमें हम जो है वो बॉक्साइट और को ट्रीट कराते हैं कार्बन और नाइट्रोजन गैस के साथ। ठीक है, तो ये बाकी इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी इक्वेशंस वगैरह में कि क्या बनता है, बिकॉज वो फिर काफ़ी ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि इसमें फिर आखिरकार जब हमें प्योर एल्यूमिना हासिल हो जाता है, प्योर एल्यूमिना मतलब Al2O3,
तो जब हम उसको रिफाइन करते हैं तो सारे इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाते हैं और सिर्फ Al2O3 मतलब बच जाते हैं, दैट इज प्योर एल्यूमिना। तो हम उस प्योर एल्यूमिना की क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिसिस जिस सेल के अंदर हम करते हैं उसको हम कहते हैं हॉल हेरोल्ड प्रोसेस या हॉल हेरोल्ड सेल। अब हॉल हेरोल्ड सेल के अंदर जो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे 3 चीजें डालते हैं। तो फ्यूज्ड एल्यूमिना, मोल्टन एल्यूमिना होता है, साथ में क्रायोलाइट होता है और एक फ्लोस्पार होता है, फ्लोस्पार लाइक बेरियम फ्लोराइड। तो ये तीनों चीजें होती हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर के अंदर। क्रायोलाइट क्या करता है, एल्यूमिनियम के मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करके जो है वो मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करता है। तो 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। इतना टेम्परेचर हो जाता है उसके मेल्टिंग पॉइंट का। और उसके बाद फ्लोस्पार क्या करता है, फ्लूडिटी बढ़ाता है। फ्लूडिटी से मुराद ये कि ताकि उसमें फिसलन बढ़ जाए, फिसलना शुरू कर दे। तो इस प्रोसेस से हम 99% प्योर एल्यूमिनियम इस प्रोसेस से हम ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइक जैसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कि एल्यूमिनियम भी होगा Al, इस सेल के अंदर यहाँ पर एल्यूमिनियम भी होगा Al+3, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है वो आपके साथ यहाँ पर ऑक्सीजन भी होगा O-, ठीक है। तो क्या होगा कि O- जो है वो तो चला जाएगा यहाँ पर, गिरे कार्बन एनोड पर चला जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन गैस बन जाएगी और एल्यूमिनियम चिपक जाएगा जाकर यहाँ पर कार्बन लाइनिंग से। तो कार्बन ग्रेफाइट के रॉड डले हुए होते हैं, ये आपका प्लस से जुड़ा होता है, दैट इज प्लस से जुड़ा होता है, दैट इज एनोड। और जो है वो यहाँ पर कार्बन लाइनिंग की गई होती है, कार्बन से चुनाई कर दी गई होती है, इसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड, ये हमारा जो है वो कैथोड होता है, ठीक है। तो आखिरकार क्या होता है कि Al+3 इस कार्बन लाइनिंग पर जाकर डिपोजिट हो जाता है 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, और वो आखिरकार फ्लोस्पार की वजह से फिसलते फिसलते वो यहाँ से हम उसको एल्यूमिनियम को जो 99% प्योर एल्यूमिनियम उसको यहाँ से हम ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है हॉल हेरोल्ड। नेक्स्ट क्या होता है, 99% प्योर एल्यूमिनियम को 99.9% प्योर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक और प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। थर्ड स्टेप होता है स्टेप नंबर 3, जिसको हम कहते हैं हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये हूप्स प्रोसेस। हूप्स प्रोसेस में सिंपल याद रखें कि इसमें 3 लेयर होती है, ठीक है। तो सबसे नीचे वाले लेयर में जो बॉटम मोस्ट लेयर होती है, इसमें इम्प्योर एल्यूमिनियम जो है 99% प्योर एल्यूमिनियम वो होता है। बीच वाले लेयर में एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसमें क्रायोलाइट और फ्लोस्पार का मिक्सचर होता है। और सबसे टॉप वाली जो लेयर होती है इसमें प्योर एल्यूमिनियम मौजूद होता है जो कि बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा होता है और उसको हम एज अ कैथोड इस्तेमाल करते हैं। बस ये 3 लेयर्स याद रख लें इसके अंदर के 99 से 99.9% प्योर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए हम हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 3 लेयर्स होते हैं, 3 लिक्विड लेयर जो डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी के फर्क से अलग अलग होते हैं। सबसे नीचे इम्प्योर एल्यूमिनियम होता है, बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर होता है जो कि क्रायोलाइट और फ्लोस्पार होता है, और सबसे टॉप पर प्योर एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। तो ये इसके बाद की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हमें हमारा एल्यूमिनियम प्योर हो जाता है। तो वो एक प्रोसेस हमें कितना याद नहीं रखना कि उसमें होता क्या। और फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो ब्लूइश वाइट कलर का मेटल होता है, सिल्वरी लस्टर भी होता है, ऊपर से सिल्वर की तरह चमक रहा होता है, लेकिन इसका सिल्वरी लस्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है ऑक्साइड फॉर्मेशन से। तो जब एल्यूमिनियम जब ज़्यादा देर तक हवा में रखा जाता है तो एल्यूमिनियम जो है वो Al2O3 बना लेता है, तो ऊपर एक वाइट कलर का पाउडर जम जाता है, इसकी वजह से एल्यूमिनियम की शाइनिंग खत्म हो जाती है, लस्टर। कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, इसमें जंग नहीं लगता, जंग नहीं इसलिए नहीं लगता कि ऊपर जो ऑक्साइड लेयर बन जाती है Al2O3 की, तो वो उसको फर्दर कोरोजन से रेजिस्ट कर देती है। ये याद रखें कि एल्यूमिनियम पाउडर और एल्यूमिनियम नाइट्रेट का मिक्सचर कहलाता है अमोनल, और उस अमोनल को हम एज अ एक्सप्लोजिव इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के अलॉयज एल्यूमिनियम के 2 अलॉयज हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम ब्रोंज है, जिसमें 10% एल्यूमिनियम और 90% कॉपर होता है। इसको हम इमिटेशन ज्वेलरी को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम मंजूस भी कहते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी। तो दूसरा होता है ड्यूरालेमिन। ड्यूरालेमिन 95% एल्यूमिनियम होता है, 4% कॉपर, 0.5% मैग्नीशियम और 0.5% निकल होता है। और इसको हम एरोप्लेन की बॉडी बनाने को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टफ होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एरोप्लेन की बॉडी बनाने के लिए हम ड्यूरालेमिन जो सेकंड अलॉय है एल्यूमिनियम का वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन होता है दैट इज थर्माइट रिएक्शन। एक रिएक्शन है जिसमें एल्यूमिनियम साबित होता है कि एल्यूमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है, तो वो अपनी वैलेंसी बढ़ाकर 0 कर सकता है, तो खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है। जो भी स्पीशीज अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट साबित होते हैं। तो करते हैं कि इसके अंदर के एल्यूमिनियम के रिएक्शन कराते हैं Fe2O3 के साथ। तो एल्यूमिनियम यहाँ पर क्या कर सकता है कि यहाँ पर एल्यूमिनियम 0 से लेकर +3 चला जाता है, मतलब अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है, और साथ में Fe+3 आयंस को रिड्यूस करके जो है वो 0 में कन्वर्ट कर देता है। तो फेरिक ऑक्साइड आखिरकार आयरन बन जाता है और एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है।
तो थर्माइट किसे कहते हैं? थर्माइट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ रस्ट एंड एल्यूमिनियम। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड थर्माइट। ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिससे टेम्परेचर 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक रीच हो जाता है और इसको हम वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो आई थिंक आई कैन सी हियर अ वीडियो इफ इट रन, आई डोंट नो either it will run or not. Let's check it. Yes, there is a video. So let's see the thermite reaction here. Thermite reaction, and the thermite reaction is a mixture of two solids, aluminum powder, and this is the stuff that aluminum cans are made out of. Aluminum cans have all kinds of dyes to go ahead and put a label on there and wax on the inside, and this is pure aluminum that's been ground up into the powder form. And this is iron oxide, Fe2O3 is the compound formula, and that's known as rust. And here in Oregon we have quite a bit of rust. So I mixed up these two solids, and I put them inside this little porous cup. This porous cup is purchased at a nursery because nursery people put soil and little seedlings and saplings and things inside there, put it in the ground and let it grow. Well, I've got the solid inside here and a little 4th of July sparkler. And the 4th of July sparkler will throw some sparks down in the mix, give it the activation energy to go. This is an extremely exothermic reaction, so heat will be given off. Our products are going to be iron, solid, and some aluminum oxide. This temperature that we reach is going to be hot enough to melt the iron product that we go ahead and make. So let me get this started. I'm going to light a little Bunsen burner here and light the sparkler. So at the beginning you'll know that it's just sparks, and when this puppy goes, you're going to know that it's more than just the sparks. That's molten iron that's dripping out of the bottom there. That's liquid iron. The cat food can underneath it is just for effect because the iron just ripped right through that aluminum can and it's kind of on fire. Down below in the bucket is some sand and it's catching the iron so that it doesn't go into water or hit the table or something like that because it's at about 3250 centigrade. It's very, very, very hot. It's just now cooling down. Extremely exothermic reaction. Okay, now here you have seen कि किस तरह से बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें टेम्परेचर इतना हाई रीच कर जाता है, इसी को हम कहते हैं थर्माइट रिएक्शन, जिसमें इन दोनों को रिएक्शन हम एक साथ कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होता है एलम। एलम जिसको हम कहते हैं फिटकरी, ठीक है। तो एलम खुद क्या होता है? एलम होता है डबल सॉल्ट, ठीक है। एलम खुद होता है डबल सॉल्ट और ये एक्चुअली डबल सल्फेट होते हैं मोनोवेलेंट और ट्राईवेलेंट मेटालाइंस के, ठीक है, जिसमें 24 वाटर ऑफ क्रिस्टल। मोनोवेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी +1 हो ऐसा सल्फेट होगा, और ट्राईवेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी +3 ऐसा सल्फेट होगा, जैसे पोटेशियम सल्फेट होगा और एल्यूमिनियम सल्फेट होगा, और इसमें 24 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, ठीक है। जैसे कि पोटेशियम की जब हम बात करते हैं तो K2SO4 होते हैं, Al2SO4 होल 3 होता है, 24H2 होता है, तो इसी को हम कहते हैं एलम, पोटेशियम, ठीक है। लेकिन अगर पोटेशियम की जगह कुछ और कंपाउंड आ जाए तो नाम उसका चेंज हो जाएगा। जैसे अगर पोटेशियम की जगह Na2 सोडियम आ जाए तो वो सोडा एलम बन जाएगा पोटेशियम एलम के बजाय, ठीक है। तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर एलम अपने सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लॉस कर देता है और बर्नट एलम में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे पास पाउडर है। तो अगर आपको 24H2O मॉलिक्यूल्स अगर आपको रिमूव करना है एलम के अंदर से, तो फिर आपको इतना टेम्परेचर एलम को देना पड़ेगा, दैट इज 200 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट जब 4A ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास होता है कार्बन, और जो कार्बन है उसके अंदर हम टॉपिक डिस्कस करते हैं एलोट्रोपिक। एलोट्रोपिक के बारे में आप जानते हैं कि वो एलिमेंट्स जिनके सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उनको एलोट्रोप्स कहते हैं, और ये फिनोमिना कहलाता है एलोट्रोपी, ठीक है। यही एलोट्रोपी अगर कंपाउंड्स में हो तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्साइट आर्गोनाइट 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो वो कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। चैप्टर 2 फर्स्ट टाइम हमने उसको डिस्कस किया था। अच्छा, एलोट्रोपिक फॉर्म्स कार्बन की फिर क्या क्या होती हैं? हमारे पास काफ़ी सारे फॉर्म्स होती हैं। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, इसमें आई डोंट
ये आप जानते हैं ना, इसको मैं चार्ट तो ना बनाऊं, इसमें आप जानते हैं कि अमरफस होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन के अंदर डायमंड, ग्रेफाइट, बकी बॉल्स होते हैं, और अमरफस के अंदर कोल होता है, चारकोल होता है, लैम्प ब्लैक होता है। ये तो पता है ना सबको, इसमें कोई मसला तो नहीं है। तो मैं चार्ट इसमें नहीं ड्रॉ कर रहा इसके अंदर, ठीक है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन में। तो जब डायमंड की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो डायमंड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लें कि डायमंड एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कार्बन का, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, इसलिए डेंसिटी हाईएस्ट होती है इसकी, दैट इज 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है, दैट इज 2.45। बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है प्योर और इमिटेशन डायमंड में, तो हम क्या करते हैं, एक्सरे को यूज़ करते हैं, क्योंकि प्योर डायमंड जो होता है वो एक्सरे के ट्रांसपेरेंट होता है, एक्सरे उससे पूरी तरह से गुजर जाता है, और अगर इम्प्योर डायमंड हो तो फिर एक्सरे पर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। हमारे पास कुछ ब्लैक डायमंड भी होते हैं जिसको हम बोट या फिर कार्बेंडो कहते हैं, कि ब्लैक डायमंड का इस्तेमाल ड्रिलिंग और कटिंग पर्पस के लिए किया जाता है। डायमंड के कार्बन एटम, डायमंड में जो कार्बन एटम्स होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है, तो इसलिए एक कार्बन चारों तरफ से बॉन्डिंग बनाकर रखता है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होती है डायमंड में 1.54 एंगस्ट्रॉम की होती है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी 347 किलो जूल पर मोल की होती है। ये सारे मेन पॉइंट्स आप याद रखें अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। ग्रेफाइट की बात करें तो ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लेकिन ये डल होता है, भद्दा होता है, और सॉफ्ट होता है, जैसे पेंसिल की नोक। इसकी डेंसिटी भी कम होती है सॉफ्ट होने की वजह से, दैट इज 2.2 ग्राम पर सीएम क्यूब। गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, चूंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और ये इनर्ट होता है। इनर्ट से मुराद ये कि लेस रिएक्टिव होता है, चूंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। हाई स्टेबिलिटी की वजह से मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोड जो है कार्बन का होता है वो ग्रेफाइट होता है, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रोड्स वगैरह को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर। ग्रेफाइट को हम एज अ न्यूट्रॉन मॉडरेटर भी इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में, मतलब न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए। ग्रेफाइट में हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है, और मिलकर वो हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं। और आपको पता है ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हेक्सागोनल लेयर्स सेपरेट होते हैं एक दूसरे के साथ 3.35 एंगस्ट्रॉम से, जो वेंडर बॉल अट्रैक्शन से अट्रैक्शन में होते हैं। कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इसके अंदर ग्रेफाइट के अंदर वो 3.35 एंगस्ट्रॉम की होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होता है लेड पिगमेंट का। लेड पिगमेंट्स क्या होते हैं कि भाई, पिगमेंट्स मतलब तो वही पेंट को जो कलर देने वाले सब्सटेंस होते हैं उनको हम पिगमेंट कहते हैं। लेड पीबी है, तो जो किसी पेंट को कलर इम्पार्ट करते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिसमें लेड हो तो उसको हम लेड पिगमेंट कहते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेड पिगमेंट ये सारे, वाइट लेड पिगमेंट, रेड लेड पिगमेंट, क्रूम येलो पिगमेंट, क्रूम रेड पिगमेंट, और टर्नर्स येलो पिगमेंट, ये डिफरेंट कलर्स इम्पार्ट करते हैं, ठीक है। वाइट लेड पिगमेंट जिसको हम बेसिक लेड कार्बोनेट भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला ये इसलिए होता है कि लेड कार्बोनेट है और ये लेड का बेस होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बेसिक लेड कार्बोनेट। बाकी इसकी प्रिपरेशन, इसको इस प्रोसेस को छोड़ दें, प्रिपरेशन डोंट हैव टू रीड अबाउट द प्रिपरेशन। बस ये याद रखें कि लेड पिगमेंट जो है वो डार्कन हो जाता है, डार्क हो जाता है कुछ दिनों के बाद ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड। एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड उससे रिएक्शन करके लेड सल्फाइड बना लेता है, और जानते हैं लेड सल्फाइड जो कंपाउंड है वो डार्क ब्लैक कलर का होता है, तो डार्कन होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा लेड की यूजेज की वजह से ये पॉइजनस भी होता है, इस वजह से लेड पिगमेंट को रिप्लेस किया जा चुका है टाइटेनियम ऑक्साइड से। तो अब जो व्हाइट कलर के जो डिस्टेंपर्स वगैरह, पेंट्स वगैरह होते हैं, उनमें हम जो है वो TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेड लेड पिगमेंट। रेड लेड पिगमेंट रेड कलर का होता है, उसको हम संदूर भी कहते हैं, ट्राईप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड भी कह सकते हैं, और लेड सेस्क्यू ऑक्साइड भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला Pb3O4 होता है, जिसकी वजह से हम उसको ट्राईप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड कह सकते हैं, ठीक है, या PbO.PbO2, ये भी इसका फॉर्मूला, इनको मिला देंगे तो Pb3O4 ही बनेगा। बनता कैसे है ये, लिथार्ज को हीट करके। लिथार्ज क्या चीज़ होती है, लिथार्ज होता है जस्ट PbO, इसको लेड मोनोऑक्साइड, इसको लिथार्ज भी कहते हैं, मुर्दा संग उर्दू में कहा जाता है, मैसिकॉट भी कहते हैं। लेड मोनोऑक्साइड को जब हीट करते हैं, कंबस्टन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो लिथार्ज कन्वर्ट हो जाता है, जो है वो रेड लेड पिगमेंट में रेड कलर का होता है ये। नेक्स्ट है क्रोम येलो पिगमेंट, बस इसका फॉर्मूला याद कर लें, ये लेड क्रोमेट होता है PbCr4, ठीक है। जस्ट लीव द प्रिपरेशन ऑफ दिस वन।
तीसरा क्रोम रेड पिगमेंट, इसको हम बेसिक लेड क्रोमेट कहते हैं, क्योंकि ये देखो लेड क्रोमेट आ गया और उसका साथ में बेसिक ऑक्साइड आ रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बेसिक लेड क्रोमेट। इसको PbCrO5 भी कहते हैं। तो जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला एंड जस्ट लीव द प्रिपरेशन। नेक्स्ट टर्नर्स येलो पिगमेंट, दैट इज PbCl2.4PbO। इसको बेसिक लेड क्लोराइड भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखें, येलो कलर देता है पेंट को, जस्ट लीव द इक्वेशन एज वेल। So next is we have nitric acid in group 5A. So nitric acid जिसको हम शोरे का तेजाब भी कहते हैं उर्दू में, इन इट इज द फार्मूला HNO3 इसका फार्मूला होता है नाइट्रिक एसिड का। तो नाइट्रिक एसिड के बारे में हम जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और मोनोबेसिक एसिड है, और इसको डिस्कवर किया था एक मुसलमान साइंसदान जाबिर बिन हयान ने। ये पहला एसिड था जो दुनिया में डिस्कवर हुआ, नाइट्रिक एसिड, और इसका नाम शुरू में रखा गया था एक्वा फोर्टिस। लातीनी जबान के वर्ड है, एक्वा फोर्टिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वाटर। ये एसिड सिल्वर को अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है, लेकिन गोल्ड को अपने अंदर ये एसिड डिजोल्व नहीं कर सकता, नाइट्रिक एसिड। प्रिपरेशन किस तरह की जाती है, इसको प्रिपरेशन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर एक प्रोसेस जिसको कहते हैं ऑसवर्ड प्रोसेस। ऑसवर्ड प्रोसेस 3 स्टेप पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहला स्टेप होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। एक हमारे पास कैटालिटिक कन्वर्टर होता है जिसमें प्लैटिनम गॉस को कैटलिस्ट यूज करते हैं। यहाँ पर अमोनिया और ऑक्सीजन का रिएक्शन साथ में होता है और बनता है NO। NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। इस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को हम डाल लेते हैं ऑक्सीडेशन चेंबर में, जहाँ पर इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं और NO बन जाता है NO2। फिर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको हम भेज देते हैं लास्ट चेंबर में, दैट इज एब्जॉर्प्शन टावर। एब्जॉर्प्शन टावर में क्या होता है, ऊपर से पानी ऐड किया जाता है NO2 पर, और जब वाटर ऐड करते हैं तो बनता है नाइट्रिक एसिड और NO। तो NO एज अ वेस्ट गैस हम इसको बाहर निकाल लेते हैं फ्लू गैस के तौर पे, और नाइट्रिक एसिड हमें यहाँ पर मिल जाता है। ये नाइट्रिक एसिड जो यहाँ पर मिलता है 68% प्योर होता है, लेकिन इसमें फर्दर वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं ड्यू टू द स्प्रे ऑफ वाटर। तो हम क्या करते हैं, इस नाइट्रिक एसिड के वेपर्स को सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से पास करते हैं, ताकि जितने भी वाटर वेपर्स होते हैं वो सारे के सारे जो है वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात सबको? तो इसके वाटर 100, अगर इसको 98% 99% तक प्योर करना है तो हम इसको जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के वेपर्स पर पास कर देते हैं, ठीक है। दिस इज कंप्लीट ऑसवर्ड प्रोसेस। तो नाउ वी कैन वॉच द वीडियो हेयर एज वेल about the Oswald process for better understanding. Oswald's process. Here we have 4 chambers, namely catalyst chamber, cooling tower, oxidizing chamber, and absorption tower. A mixture of pure dry ammonia gas and dry dust-free air in ratio of 1:10 is fed into the catalyst chamber. In the presence of the platinum gauze at 700 degrees Celsius to 800 degrees Celsius, the ammonia is oxidized to nitric oxide. This is an exothermic reaction. This nitric oxide gas is allowed to pass through the cooling tower, and the gas is cooled to 50 degrees Celsius. Cooled nitric oxide is now allowed to pass into the oxidizing chamber. This chamber has an inlet for fresh oxygen. Here, nitric oxide combines with oxygen to forming nitrogen dioxide, 2 molecules of NO, plus 1 molecule of O2. Gives 2 molecules of NO2
that is nitrogen dioxide. This nitrogen dioxide and non-reactive oxygen then flows into the absorption tower, which is a stainless steel tower packed with acid-resistant quartz. Here, water is sprinkled from the top, so it slowly trickles to the layer of quartz. The water dissolves with nitrogen dioxide and non-reactive oxygen to give dilute nitric acid. 4 molecules of NO2 and 2 molecules of H2O and 1 molecule of O2 gives 4 molecules of HNO3. Dilute nitric acid can be synthesized from ammonia via Boswell's process. A mixture of ammonia and air is passed through a catalyst chamber where ammonia is oxidized to nitric oxide. This nitric oxide is passed to the cooling chamber where it gets cooled and then enters the oxidization chamber, which is connected to an oxygen inlet. Here, nitric oxide combines with oxygen, forming nitrogen dioxide. This nitrogen dioxide is allowed to pass through the absorption tower, where the nitrogen dioxide is dissolved by water, forming dilute nitric acid. Okay, so here was the complete process of the preparation of nitric acid by Ostwald process. Next we have the physical properties of nitric acid के it is ये colorless होता है, fuming liquid होता है, तो fumes से जो बाहर आ रहे होते हैं तो वो NO2 के fumes से निकल रहे होते हैं नाइट्रिक एसिड के अंदर से, ठीक है, और इसकी चॉकिंग स्मेल होती है और सावर टेस्ट होता है जो कि एसिड है। वॉल्यूम क्वांट इसकी होती है 83 डिग्री सेंटीग्रेड और नाइट्रिक एसिड मार्केट में 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। एक डाइल्यूट होता है जो 68% प्योर होता है और उसकी डेंसिटी 1.4 ग्राम पर लीटर होती है, जबकि कंसंट्रेटेड होता है जो कि 98% प्योर होता है, उसकी डेंसिटी 1.51 ग्राम पर लीटर होती है। ये 2 तरह से नाइट्रिक एसिड अवेलेबल होता है मार्केट में। स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्स को आप छोड़ दें, इसकी आपके काम की चीज़ नहीं है, जस्ट लीव इट। केमिकल प्रॉपर्टीज भी लीव कर दें, ये वाली। अच्छा, इसके अंदर ही कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नाइट्रिक एसिड की, कि किस कंपाउंड के साथ जो है वो नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करके जो है वो कौन से कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। कभी NO2 निकलता है, कभी NO निकलते, कभी N2, कभी अमोनियम नाइट्रेट। तो इसके वेरियस कंडीशंस मैंने इसके अंदर लिखे हैं, तो ये जब मैं वीडियो में जब आप उसको वॉच कीजिएगा तो उस कंडीशंस को आप देख लीजिएगा। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स ना, तो मैं उनको रीड नहीं कर रहा, आप खुद इसको देख लीजिएगा, इट इज़ सो मच ईजी। तो इसमें मैंने सारे डिफरेंट जो है वो कंडीशंस बता दी हैं कि किस कंडीशन पर क्या चीज़ बनेगी नाइट्रिक एसिड में। तो यहाँ पर दिस इज़ अ वीडियो विद रिएक्शन ऑफ कॉपर एंड नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर मैं बता रहा था ना आपको कि जब कभी आपके पास लेस रिएक्टिव मेटल के साथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जब रिएक्शन करेगा उस सूरत में NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। लेस रिएक्टिव मेटल मतलब जैसे कि कॉपर हो गया या सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया या फिर मरकरी हो गया या फिर सिल्वर हो गया, लेस रिएक्टिव मेटल है। इनके साथ जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है तो NO2 बनता है। बाकी वेरियस अदर कंडीशन पे अलग अलग चीज़ें बनती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कॉपर के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का, तो यहाँ NO2 गैस बनेगी, आपको ये दिख सकती है। ये इसके अंदर नाइट्रिक एसिड मौजूद है, ये उसमें कॉपर डाला जा रहा है, कॉपर टर्निंग्स। ये देखिए रिएक्शन होना शुरू हो गया और उसमें ये जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकल रहे हैं दे आर एक्चुअली
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, जो NO2 के फ्यूम्स हैं। क्योंकि NO2 जो है वो एक डेंजरस कंपाउंड होता है, तो इसलिए वाटर में सॉल्युबल कर दिया जाता है उसको, वरना ये जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है वो इश्यूज क्रिएट करता है। तो ये रिएक्शन आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन आप चेक करें कॉपर की। नाइट्रिक एसिड के इस्तेमालात क्या क्या, ठीक है, तो मैं बता रहा था नाइट्रिक एसिड के इस्तेमालात क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, खाद बनाने में, ठीक है, और इसमें खाद या जो है वो फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूरिया जैसे या अमोनियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट, इस तरह के फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन को बनाने में इस्तेमाल करते हैं नाइट्रिक एसिड को। और नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है भाई, ये एक एक्सप्लोजिव होता है जिसको हम डायनामाइट को बनाया जाता है, जिससे डायनामाइट में एक्चुअली नाइट्रोग्लिसरीन के साथ केसलगर को मिलाया जाता है, ठीक है। तो दोनों का मिक्सचर कहलाता है आपका डायनामाइट, जो कि एक रेड टाइप का एक बॉम्ब होता है, जो आपने देखा होगा इस तरह से, ठीक है, दैट टाइप ऑफ बॉम्ब इन रेडिश कलर। सो दिस इज एक्चुअली डायनामाइट। तो नाइट्रोग्लिसरीन की मदद से बनता है ये, और नाइट्रोग्लिसरीन नाइट्रिक एसिड से बनता है। एक्वारिजिया बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गोल्ड को डिजोल्व कर लेता है। एक्वारिजिया यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्वारिजिया, इसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं, ये गोल्ड को डिजोल्व कर सकता है अपने अंदर, इसके अंदर एबिलिटी होती है गोल्ड को डिजोल्व करने की। और नाइट्रिक एसिड और बनाया कैसे जाता है, 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड को 3 पार्ट ऑफ HCl के साथ लेते हैं। तो 1 मोल नाइट्रिक एसिड होता है, 3 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इनकी मिलाप से हमारे पास NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड, दैट इज नाइट्रोसिल क्लोराइड, दिस इज वाटर, और नेसेंट क्लोरीन बनता है। ये जो नेसेंट क्लोरीन होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गोल्ड, इसी में गोल्ड डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये गोल्ड की सॉल्युबिलिटी की हम यहाँ पर एक वीडियो वॉच कर सकते हैं कि गोल्ड किस तरह से डिजोल्व होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक सिक्का डाला हुआ है, एक कॉइन है एक्वारिजिया के अंदर। एक्वारिजिया बनाया जा रहा है कि 10 ml जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया 3 पार्ट्स, तो थोड़ा सा इसमें नाइट्रिक एसिड ले लिया गया, एक्वारिजिया बन गया। अंदर आपको कॉइन दिख रहा होगा, रिएक्शन शुरू हो चुका है, गोल्ड कॉइन है ये। तो ये पूरा डिजोल्व हो जाएगा गोल्ड इसके अंदर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये सॉल्युबिलिटी चल रही है गोल्ड की। तो ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड छोटा होता जा रहा है, यहाँ तक ये गायब हो जाएगा पूरी तरह से। देखें ये इसके अंदर पूरी तरह से गायब हो गया, गोल्ड पूरा डिजोल्व हो गया इसके अंदर, दैट इज एक्वारिजिया। ये गोल्ड दोबारा वापस हासिल कर सकते हैं, बट उसको एवापोरेट जब हम करेंगे दोबारा गोल्ड वापस हासिल हो जाएगा, लेकिन दैट सी बात है पाउडर स्टेट में होगा। इसे देखें, यहाँ से उन्होंने गोल्ड को वापस हासिल कर लिया, बट इन पाउडर्ड स्टेट, ठीक है। इसके बाद सल्फर की जब हम बात करें तो सल्फर 6 ग्रुप के एलिमेंट है। सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स की बात करें तो सल्फर के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, ठीक है, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गैमा सल्फर। इसको हम अल्फा सल्फर को रोम्बिक सल्फर भी कहते हैं, और बीटा सल्फर को मोनोक्लिनिक सल्फर भी कहते हैं, क्योंकि उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मोनोक्लिनिक शेप का होता है, और उसको हम प्रिज्मेटिक सल्फर भी कहते हैं। गैमा सल्फर को प्लास्टिक सल्फर भी कहा जाता है। अल्फा सल्फर क्रिस्टलाइन होता है, बीटा सल्फर भी क्रिस्टलाइन होता है, लेकिन गैमा सल्फर जो होता है वो अमरफस होता है। अल्फा सल्फर जो है वो लेमन येलो कलर का होता है, बीटा सल्फर डार्क येलो कलर का होता है, निडल जैसे क्रिस्टल होते हैं उसके लंबे लंबे, जबकि गैमा सल्फर या प्लास्टिक सल्फर ब्राउन कलर का रबर लाइक सॉलिड होता है। ये इलास्टिक होता है और सॉफ्ट इन नेचर होता है, बिकॉज इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इलोंगेटेड होता है, लंबा सा होता है, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट और इलास्टिक होता है। अल्फा सल्फर को बीटा सल्फर में चेंज करने के लिए 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होती है, और यही टेम्परेचर कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ अल्फा एंड बीटा सल्फर, 95.5 डिग्रीज। अल्फा सल्फर रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, बीटा रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, 95.5 से 119.25 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टेबल होता है, बाकी इस टेम्परेचर से आगे और इस टेम्परेचर से पहले यानी स्टेबल होता है। गैमा सल्फर भी रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है।
अल्फा सल्फर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर हल हो जाता है, पानी में इनसॉल्युबल होता है। तीनों ही के तीनों जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में लाइक पेट्रोल, बेंजीन वगैरह में हल हो जाते हैं, और पानी में तीनों हल नहीं होते। अल्फा सल्फर का फॉर्मूला एसेट होता है उसके रिंग शेप में, और बीटा सल्फर भी एसेट होता है पर निडल लाइक क्रिस्टल होता है, जबकि गैमा सल्फर तो आप जानते हैं अमरफस है, तो रैंडम नंबर ऑफ पार्टिकल्स अटैच होते हैं इसमें। याद रखें कि सल्फर एटम्स के बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है वो 2.12 एंगस्ट्रॉम होता है, और बॉन्ड एंगल 105 डिग्री का होता है रोम्बिक सल्फर में। हर दो सल्फर एटम के बीच का ये बॉन्ड डिस्टेंस है, और उसके अलावा ये बॉन्ड एंगल है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये रोम्बिक सल्फर का शेप बना हुआ है, और ये जो है वो मोनोक्लिनिक सल्फर है। यहाँ पर एक रियल में आप मोनोक्लिनिक सल्फर को देख सकते हैं, निडल टाइप क्रिस्टल्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, और ये रोम्बिक सल्फर के रोम्बस जैसा शेप, इस टाइप का शेप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको सल्फर के बीच में 105 डिग्री का बॉन्ड एंगल भी दिख रहा होगा। 8 सल्फर के एटम्स मौजूद है, क्राउन टाइप का शेप पे बना रहे होते हैं रोम्बिक सल्फर में। अच्छा, रोम्बिक सल्फर को मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं क्या है, हीट कर देते हैं। तो हीट करते हैं जब उसको किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालकर, तो आखिरकार क्या होता है कि वो निडल टाइप क्रिस्टल बन जाते हैं। तो उसके लिए एक वीडियो यहाँ पर आप वॉच करें, आप इसमें देखें किस तरह से ये बन जाए। टॉलुइन में इसमें डिसॉल्व किया जा रहा है। टॉलुइन भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसलिए इसमें सल्फर हल हो जाएगा। तो इसमें ये देखें हीट किया जा रहा है, और हीट करने पर क्रिस्टल्स ग्रो कर रहे हैं निडल टाइप के, आप सबको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो ये देखें ये सुई सुई जैसे क्रिस्टल्स निकल रहे हैं ना, दे आर बीटा सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा बस ये, ओवर 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से प्लास्टिक सल्फर अगर बनाना है गैमा सल्फर, तो अल्फा सल्फर को आप हीट कर देते हैं। ये अल्फा सल्फर आपने लिया पाउडर्ड स्टेट में, ये नॉर्मल जो आपका रोम्बिक सल्फर होता है जो घरों पे मौजूद होता है, सॉरी। उसको बस क्या करना है, हीट कर देना होता है। हीट जब आप करेंगे ना उसको, तो ये इस तरह से एक ब्राउन कलर का लिक्विड बनेगा जो जम के सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। ये जो ब्लू कलर के फ्लेम्स निकल रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फ्यूम से जो कंबस्टन हो रही है, H+O2 SO2 रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक सल्फर बन रहा है, इसमें ये सॉलिडिफाई होकर जम जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड, सल्फर का एक नया पहला कंपाउंड है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक है, जो कि एक एसिडिक गैस है, रोटन एग लाइक स्मेल होती है। इसको बनाने के लिए हम इसको सल्फर से बना सकते हैं, क्या सल्फर के रिएक्शन हाइड्रोजन से होगा, H2S बन जाएगा, और यही इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। स्टिबोनाइट से बना सकते हैं, स्टिबोनाइट के रिएक्शन HCl से कराएंगे तो SbCl बनेगा, SbCl3 और साथ में H2S बन जाएगा। स्टिबोनाइट असल में होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, Sb2S3 इसका फॉर्मूला होता है। जिंक सल्फाइड से बना सकते हैं, और उसके लेबोरेटरी प्रिपरेशन जो हम बनाते हैं वो कहलाता है किप्स अपरेटस को इस्तेमाल करके बनाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम में शो किया गया, दिस इज किप्स अपरेटस हियर, जिससे हम बनाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को, इसमें FeS के रिएक्शन HCl से कराया जाता है, ठीक है। देन इस तरह से सिंपल आप रिएक्शन पता ही है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, FeCl3 बन जाएगा और H2S गैस अलग हो जाएगी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कलरलेस गैस होती है जो कि रोटन एग लाइक स्मेल होती है, हवा से भारी है, H2S निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास पता लग जाएगा। टॉक्सिक गैस से ज़्यादा देर तक सूंघेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में मसला करेगा। पानी में हल हो जाता है, इसलिए H2S का सोल्यूशन बनाना आसान है, और इसका सोल्यूशन एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी आप छोड़ दें, बस ये याद रखें कि इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी होती है क्योंकि एसिडिक गैस है, और ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल हो सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि यहाँ सल्फर -2 वैलेंसी पर है, तो अपने वैलेंसी को ये बढ़ाकर 0 कर सकता है, और जब कोई सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है तो वो सामने वाले को रिड्यूस कर रहा होता है, सही है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर भी आप छोड़ दें, इसमें आपको पता ही है चैप्टर 4 में डिस्कस किया था कि एंगुलर बेंट स्ट्रक्चर होगा 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल के साथ। 6 ग्रुप में एक कंपाउंड हमारे पास सल्फर का एक और होता है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, किंग ऑफ कंपाउंड भी कहलाता है, और इंडस्ट्री में इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें आप जानते हैं क्या प्रोसेस होते हैं, कुछ स्टेप्स इसमें होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि सल्फर को जलाया जाता है पायराइट बर्नर के अंदर, सल्फर या आयरन पायराइट दोनों में से कोई एक चीज़ जला देते हैं। आयरन पायराइट होता है FeS2,
तो यह सल्फर जला देते हैं तो H+O2 सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम, चूंकि इसमें इम्प्योर होता है तो उसको प्योरीफाई करते हैं, डस्ट फिल्टर से गुजारते हैं, डस्ट साफ होता है, वॉशिंग टावर से गुजारते हैं तो उसके अंदर एसिड फॉग होता है, वो रिमूव हो जाता है। एसिड फॉग में आर्सेनिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं, वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ड्राइंग टावर से गुजारते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ड्राइंग टावर क्या करता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो पिछले इस वाले चेंबर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स लग गए होते हैं, जो मॉइस्ट हो चुका होता है गैस, उस गैस को ड्राई कर देते हैं यहाँ पर स्प्रे करके सल्फ्यूरिक एसिड का। तो आखिरकार SO2 प्योर स्टेट में हमारे पास आ जाती है सबसे बड़े चेंबर में, जो कहलाता है कॉन्टैक्ट टावर, कॉन्टैक्ट चेंबर। इसमें SO2 के साथ फर्दर ऑक्सीजन के रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट, और SO2 गैस जो है SO3 गैस में कन्वर्ट होती है, और SO3 गैस आ जाती है यहाँ पर नेक्स्ट टावर में, जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन टावर। इस SO3 गैस को आखिरकार इसमें H2SO4 की एब्जॉर्प्शन कराई जाती है, और ये बन जाता है H2S2O7। और आप सब जानते हैं H2S2O7 कहलाता है ओलियम, हाईली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। और एट द एंड क्या होता है, H2S2O7 जो बनता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डाइल्यूशन टावर में भेजते हैं, जहाँ इसमें वाटर ऐड करके उसमें सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है हमारे पास, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसमें फॉर डिफरेंट चेंबर्स हम इस्तेमाल करते हैं। पहले सल्फर को जलाते हैं, फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की इम्प्योरिटी रिमूव करते हैं, फिर कॉन्टैक्ट टावर के अंदर SO2 को SO3 में कन्वर्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर SO3 में सल्फ्यूरिक एसिड को अब्सॉर्ब करवा कर ओलियम बनाते हैं, फिर ओलियम में पानी ऐड करके डाइल्यूशन टावर में 99% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड हम हासिल कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है कॉन्टैक्ट टावर का। यहाँ पर आप वीडियोस में देख सकते हैं, इसके अंदर एक वीडियो में किस तरह से उसको हम बनाते हैं रियल में। ठीक है, Sulfuric acid is used in a wide range of processes. It is used in metal treatment, drug manufacture, the paint, and the making of explosives. Sulfuric acid is formed by burning sulfur in a furnace to form sulfur dioxide. In a converter, the sulfur dioxide reacts with raw air to form sulfur trioxide. In absorbers, sulfur trioxide mixes with very concentrated sulfuric acid to increase the concentration of the acid. The acid is then diluted to the concentration needed by the customer. Some acid is recycled through the absorbers. Some is stored for selling. At this small plant that makes 600 tons of acid per day, the sulfur is burned in the furnace. Sulfur dioxide passes to the converter. Sulfur trioxide is fed to the absorption towers to produce acid at the required concentration. This is then stored for delivery by tanker. This tanker is delivering sulfur. It's obtained from local refineries where it's being recovered from oil and gas. It's transported as a liquid to around 140 degrees Celsius. The liquid sulfur is sampled before being stored for acid production. Air, the second raw material, is drawn from the atmosphere, dried and compressed. The sulfur is sprayed into a furnace where it burns dry air. Sulfur combines with oxygen in the air to form sulfur dioxide. The oxidation produces large amounts of heat. That heat is used to boil water, produce steam, to generate electricity. Gas mixture in the furnace contains sulfur dioxide, not oxygen, for the next stage. In the converter, sulfur dioxide reacts with oxygen to produce sulfur trioxide. The reaction requires a catalyst, mainly of vanadium oxide. This is most effective at 440 degrees Celsius. With 4 beds of catalyst in the converter,
to the next catalyst bed. Hot gas superheats steam in the furnace boiler. The gas stream passes through two further catalyst beds, and the percentage conversion increases. Each stage, the hot gases have to be cooled. By the third bed, about 95% of the original sulfur dioxide has been converted to sulfur trioxide. After the third catalyst bed, the gas stream is let into the bottom of an absorption tower packed with ceramic material. The rising gas meets a stream of hot sulfuric acid that runs down the absorber. The sulfur trioxide reacts with the water and acid to increase the concentration of the acid to about 99%. The gas from the top of the tower still contains some sulfur dioxide and oxygen. It is fed back into the final bed of the converter, after which 99.5% of the original sulfur dioxide is changed to sulfur trioxide. The 99% concentrated acid is diluted with water to about 98%, for example, and this increases the volume of the acid. This extra 1% or so is the volume of the acid that has been made. The acid concentration is checked by sampling. Besides sulfuric acid, the plant generates a large amount of heat, which is used to produce high-temperature steam and make electricity. Electricity is sold to the national grid. The production process is controlled and monitored from a control room. Acid is transported to customers by rail and by road. Okay, now you have seen how the sulfuric acid is manufactured by contact process in real. So the properties सल्फ्यूरिक एसिड की क्या होती हैं कि कलरलेस होता है, ठीक है, कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस होता है, ऑयली लिक्विड होता है, इसलिए ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। और इतना ज़्यादा विस्कस किस वजह से होता है? क्योंकि स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर होती है। दैट्स वाई इसका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो वाटर से ज़्यादा ही होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर रिमूव कर सकता है किसी भी मॉलिक्यूल से, इसलिए ड्राइंग एजेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज यू कैन लीव इट आउट, बस ये याद रखें कि बेसिक या डाइप्रोटिक एसिड है ये। बाकी सेम वही ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको बताया था कि आप नाइट्रिक एसिड में याद कर लेना, इसको यहाँ से आप इसको देख लेना कि किस कंपाउंड से सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन करता है तो फिर वो क्या बाय प्रोडक्ट बनाता है, कभी SO2 निकालते, कभी H2S निकालता है, ठीक है, ये देख लेना। इस तरह से डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर सकता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जैसे अगर शुगर में से सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा, शुगर में से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास कार्बन बच जाएगा और H2O सेपरेट हो जाएगा, तो कार्बन सॉलिड स्टेट में बचेगा और वाटर रिमूव हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम इसको जो है वो 11 लगा देंगे। इसका मतलब कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। यहाँ पर एक शुगर स्नेक रिएक्शन होता है जिसका बड़ा फेमस है, जिसमें आपको प्रैक्टिकली दिखता है कि किस तरह से वाटर को रिमूव करते हैं, किस तरह से वाटर रिमूव होता है सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, ठीक है। लेट्स सी। So this is sugar. इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला जा रहा है, उसको हीट कर रहे हैं। ये देखें, ये इसके अंदर से ये कार्बन बाहर आ रहा है हीट करने से, इसी को शुगर स्नेक भी कहा जाता है।
So here it is actually the carbon and water is removed. इससे ये साबित हुआ कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर रिमूव कर सकता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के इस्तेमाल कहाँ पर होंगे भाई? तो सबसे पहले तो इसको फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, डिटर्जेंट बनाते हैं इससे, ड्राइंग एजेंट के तौर पर यूज हो सकता है। इसके अलावा बेंजीन की नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में भी सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है, जो हम चैप्टर 7 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको पता है कि क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन है। क्लोरीन गैस को दो तरह से बनाया जा सकता है, एक तो आपका हो गया कास्टनर-केल्नर सेल, जो कि हमने पीछे चैप्टर 3 में पढ़ लिया है। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है नेल्सन सेल, इसके थ्रू भी बनाया जा सकता है। वैसे कास्टनर-केल्नर सेल को तो मरकरी यूजेज की वजह से बैन किया जा चुका है, तो फिर यहाँ पर हम नेल्सन सेल के जरिए आजकल बनाते हैं। नेल्सन सेल क्या होता है? बस यू शेप का एक स्टील एक हमारे पास जो है वो ट्यूब होता है, ठीक है, जिसमें एस्बेस्टॉस लाइनिंग की गई होती है और ग्रेफाइट एनोड डाल दिया जाता है, और अंदर जो सोल्यूशन डालते हैं NaCl का सोल्यूशन डालते हैं, सैचुरेटेड या ब्राइन डालते हैं। जब करंट पास करते हैं तो क्या होता है, Cl नेगेटिव एंड कार्बन एनोड पर जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्लोरीन गैस बन के यहाँ से ग्रीन कलर की गैस बाहर निकल जाती है। और जो Na+ आइंस हैं वो जाते हैं यहाँ पर यू शेप स्टील कैथोड पर, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इसके अंदर परफोरेटेड स्टील कैथोड होता है, छोटे छोटे सुराख होता है, तो सुराख से नीचे जाता है सोडियम, पानी में गिरता है तो NaOH बना लेता है। तो नेल्सन सेल से भी हम कास्टनर-केल्नर सेल की तरह NaOH भी बना सकते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर से क्लोरीन गैस भी बना सकते हैं। इसमें एनोड होता है ग्रेफाइट का, कैथोड होता है स्टील का परफोरेटेड, और इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं ब्राइन। ब्राइन इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। क्लोरीन गैस के यूजेस क्या होते हैं भाई? गैस को कार्बन टेट्राक्लोराइड को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, CCl4 को, और क्लोरोफॉर्म को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, CHCl3। चैप्टर 7 में हम उसको पढ़ेंगे। क्लोरीन के मीथेन की जब हम क्लोरीनेशन करते हैं तो CHCl3 पहले बनता है, दैट इज क्लोरोफॉर्म, जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और उसके बाद फिर CCl4 ही बनता है। PVC बनाने में इस्तेमाल करते हैं, PVC प्लास्टिक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बेसिकली पेस्टिसाइड को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि DDT या हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये पेस्टिसाइड हैं, मच्छर वगैरह मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। DDT की फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, और ये DDT का स्ट्रक्चर है। क्लोरीन को एज अ ब्लीचिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, कलर रिमूव करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन गैस इस्तेमाल करते हैं, स्टरलाइज वाटर करने के लिए, और साथ में ब्रोमीन और आयोडीन जो टेस्ट हम करते हैं ना क्वालिटेटिव एनालिसिस में, तो उसमें भी हम जो है वो लेयर टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं कि ब्रोमीन का ब्राउन लेयर आ रहा होता है और आयोडीन का जो है वो वायलेट लेयर आ रहा होता है। सही है, बाकी you don't have to discuss about this halogens and as well the noble gases, no need to discuss about this. So this is all about chapter number 4, that is p block elements. That is a really long chapter, but I just told you about the few main important points of this chapter which you have to remember in order to answer the MCQs of ECAT. तो कोई मसला है इसमें तो पूछ लें।